रोज की तरह कोर्ट में जैसे काम होता है वैसा ही काम हो रहा था। जज साहब केस की सुनवाई सुन रहे थे और वकील दलील दे रहे थे, और रोज की तरह जैसे कचहरी में कोर्ट में काम होता है उसी प्रकार से हो रहा था। उसी बीच पुलिस आती है एक आदमी को पकड़ कर लेकर। काफी मशक्कत के बाद वो, बल्कि पुलिस से छुड़ाया भी करता है अपने आप को, लेकिन छोड़ा नहीं पाता, हथकड़ी हाथ में लगी रहती है। थोड़ा हाथ उधर ढकेलता है पुलिस को, लेकिन इतना ढीठ होता है कि पुलिस वालों को कस्टडी में होने के बावजूद धक्का मुक्की देता है। पुलिस वाले उसको कस्टडी में लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं, और जैसे ही कोर्ट में वो पहुंचता है गवाही देने के लिए, उधर से एक इंसान बंदूक निकालता है और सीधे गोली मार देता है। और वो आदमी जो कोर्ट में गवाही देने वाला था जमीन पर गिरता है और ढेर हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद जो बंदूक चलाने वाला आदमी था वो भागने लगता है, लेकिन वहां पर पहले से ही सिपाही और कांस्टेबल लोग जो मौजूद थे वो तुरंत फायर करते हैं, और उस विक्टिम को पैर में गोली लगती है, और उसके बाद वो पकड़ा जाता है, और उसे पकड़कर सीधे पहले डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरी इलाज होता है। और डॉक्टरी इलाज होने के बाद वही इंसान को जब पूछताछ के लिए स्ट्रांग रूम में डाला जाता है, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी होता है दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम कौन? अंडरवर्ल्ड मशहूर डॉन, जिसे इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया गया है। बात कर रहा हूं सन 1940-41 के आसपास की। अफगान का शेर, जैसे पख्तूनवा खानदान का अंतिम वारिस पठान, शेर खान के नाम से मशहूर, वो आता है अफगान से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ मुंबई, लगभग 21-22 साल का गभरू जवान, और आकर वो डॉक पर ब्लैकमेलिंग वगैरह और स्मगलिंग वगैरह करता है, और धीरे धीरे करके अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इससे पहले अंडरवर्ल्ड में लड़ाई झगड़े नहीं होते। अंडरवर्ल्ड अपना चुपचाप काम करता था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। रात के अंधेरे में काम होता था और दिन के उजाले में ये अंडरवर्ल्ड के लोग चैन की नींद सोते थे। उस समय सब कुछ शांति पूर्वक चल रहा था। उसी बीच हाजी मस्तान और पठान ब्रदर्स यानी कि शेर खां करीम लाला के नाम से बड़ा मशहूर था। और करीम लाला, हाजी मस्तान वर्धा भाई यानी कि तमिलनाडु से आया हुआ एक बालक, जो देखते देखते वो भी अंडरवर्ल्ड में छा गया और जिसका नाम था वरदराजन। ये तीनों मिलकर अपना एक राज चला रहे थे कि उसी बीच दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है। दाऊद इब्राहिम के पिता का नाम रहता है इब्राहिम कास्कर, जो महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं। वैसे तो इब्राहिम कास्कर के बहुत से पुत्र और पुत्रियां थी, लेकिन उनमें से 2 पुत्र, एक दाऊद इब्राहिम कास्कर और दूसरा शब्बीर कास्कर, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उतर चुके थे और अंडरवर्ल्ड की दुनिया इनको अच्छी लगती थी। हालांकि बाद में दाऊद इब्राहिम की एक बहन हसीना पारकर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी अंडरवर्ल्ड में आती है, जिसे लेडी डॉन कहा जाता है। तो दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कास्कर ये धीरे धीरे करके अपनी पैठ बना रहे थे, यहां तक कि करीम लाला पठान गैंग के आदमियों को मारना पीटना आए दिन शुरू हो गया था, जबकि उससे पहले अंडरवर्ल्ड में सब कुछ चुपचाप चलता था, शांतिपूर्वक ढंग से काम होता था। रात के अंधेरे में और दिन में ये लोग सोते थे। लेकिन जब दाऊद कास्कर, थोड़ी मानसिकता इसकी अलग थी, ये जो है सोचता था कि मार पीट के लड़ झगड़ के छीन के अपने चीजों को हासिल किया जाए। उसी बीच करीम लाला के आदमियों को ये मारता है, और करीम लाला का एक बार स्मगल किया हुआ सामान कहीं से आ रहा था। दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ इसको लूट लेता है और लूटने के बाद फरार हो जाता है। यहीं से करीम लाला पठान गैंग में और दाऊद इब्राहिम में दुश्मनी बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। उसके बाद हाजी मस्तान के मान मनोवल के बाद दोनों आपस में मिलते हैं। दाऊद इब्राहिम, शब्बीर कास्कर, दोनों भाई, और करीम लाला, इन दोनों को मिलवाने में सबसे बड़ा हाथ था हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान का क्योंकि बहुत उस समय नुकसान हो रहा था, इन दोनों के गैंगवार से हाजी मस्तान का नुकसान हो रहा था, और हाजी मस्तान नहीं चाहते थे कि अंडरवर्ल्ड की भनक, अंडरवर्ल्ड के राज बाहर तक जाए, या पुलिस तक जाए, या मुखबिर तक जाए।
क्योंकि इससे खतरा बहुत था। अंडरवर्ल्ड के सारे राज अगर कोई जान जाएगा तो उसमें दिक्कत तो है ही, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में स्मगल किया हुआ सामान बहुत हाई लेवल पे होता है और करोड़ों अरबों की आमदनी होती है उसमें। उस समय तो लाखों में आमदनी होती थी। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 1980s, 19 से 80s और 85 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाजी मस्तान कोशिश करके इन दोनों को मिलाते हैं। बाकायदा कुरान शरीफ पे हाथ रखाया जाता है और कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई जाती है कि अब दोनों गैंग आपस में भिड़ेंगे नहीं। यानी दाऊद इब्राहिम न तो इनके गैंग पर हमला करेगा और न तो करीम लाला के गैंग वाले, पठान गैंग वाले दाऊद इब्राहिम पर हमला करेंगे। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले चूंकि ये दोनों कस्में खा चुके थे, दोनों को कस्में खिलवाई जा चुकी थी, दोनों ना लड़ने की कसम खा चुके थे, लेकिन वही होता है ना कि बाहर से कुछ और दिखावे के लिए अंदर से कुछ और। क्योंकि दाऊद इब्राहिम को एक बार करीम लाला ने उठवा के बहुत पिटवाया था, सरेआम पिटवाया था, कुटवाया था कायदे से। और दाऊद इब्राहिम अंदर अंदर खार खाया हुआ था करीम लाला से। हाजी मस्तान से उसका कोई बैर नहीं था, लेकिन करीम लाला से उसका बहुत ही अंदर अंदर बैर था और वो हर फिराक में यही रहता था कि कब करीम लाला को और उनके गैंग को खत्म किया जाए। लेकिन उसकी फिराक अधूरी ही रह जाती थी हर बार। हालांकि मंशा बहुत चाहता था, वो बहुत कोशिश करता था, प्लान वगैरह बहुत सेट करता था, लेकिन उसके बावजूद करीम लाला की गैंग को वो नहीं खत्म कर पा रहा था। इसी बीच इन दोनों के गैंगवार में, इन दोनों का गैंग इधर चल ही रहा था और उधर मामला आ जाता है पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन को जब पता चलता है मुंबई के सड़कों पर गलियों में खून खराबा धुआंधार हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बाहर निकलने से डर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन जब हरकत में आती है तो ये लोग थोड़ा अपना कारोबार ढीला कर देते हैं, थोड़ा गुपचुप तरीके से सेक्रेटरी तौर पे करने लगते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब गैंगवार की लड़ाई होती है तो ये खुल जाती है, सामने आ जाती है, क्योंकि गैंगवार जब होगा तो आमने सामने की लड़ाई होगी और उसी वो खुली लड़ाई कही जाएगी। और यही खुलेपन में पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा था इब्राहिम कास्कर ने, दाऊद इब्राहिम कास्कर ने और पठान गैंग ने। चूंकि दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हैं, इसलिए पुलिस में उसकी जान पहचान बहुत रहती है। शुरू में दाऊद इब्राहिम चोरी भी करता है और पहली बार अपने पिता द्वारा ही पकड़ा भी जाता है और काफी डांट खाता है, मार खाता है। लेकिन उसके बाद एक बार कहते हैं ना कि जब एक बार कोई इंसान किसी काम को कर लेता है तो बार बार उसी काम को अंजाम देने के लिए आतुर होता है। वो उसी दलदल में फंसता गया और अंततः वो अपनी गैंग बना लेता है। तो पुलिस से थोड़ी जान पहचान होने की वजह से पुलिस थोड़ा इसको सपोर्ट करती है ताकि करीम लाला यानी पठान गैंग को खात्मा किया जा सके। और दाऊद इब्राहिम जब पुलिस का सपोर्ट पाता है तो जाहिर से तो बात है कि पुलिस का सपोर्ट अगर कोई पाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने काम को अंजाम और अच्छे तरीके से देगा और खुले तरीके से देगा। दाऊद इब्राहिम एकदम खुले तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था और करीम लाला गैंग को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और ऐसा हो भी जाता है कि करीम लाला यानी पठान गैंग शेर खान के नाम से मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसे मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है, उसका खात्मा हो जाता है। मुंबई पुलिस सोचती है कि चलो अब यहां से जान छुटी, किनारा हटे, अब इसके बाद जो है कोई गैंगवार नहीं होगी। लेकिन दाऊद की मंशा बहुत ही ऊंची थी, वो पहले से ही विदेशी ताकतों से अपना हाथ मिला चुका था, बात कर चुका था। और जब पुलिस टीम दाऊद इब्राहिम के गैंग को खत्म करने के लिए तैयार होती है, उसे पकड़ने के लिए जाती है, तो दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ, छोटा शकील होता है, छोटा राजन होता है, सत्या होते हैं, ये तमाम लोगों के साथ 1986 में बाई प्लेन वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंच जाता है और पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में अपने काम का संचालन करता है। इस बीच ऐसी खबर भी आई थी कि बॉलीवुड में इसका कई हीरोइनों से इसका संपर्क था, इसके संबंध थे। मंदाकिनी, आपने सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली,
माधुरी दीक्षित को कई बार सताया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है, उनको विवश किया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के साथ जाएं, लेकिन माधुरी दीक्षित ने मना कर दिया था। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन उनको बाद में दिया जाता है। धीरे धीरे मुंबई अपने काम की ओर बढ़ रही थी, लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे और दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ के अपनी गैंग का संचालन मुंबई में कर रहा था। मुंबई का सारा काम पहले जैसा उसका एज इट इज चल रहा था और वो विदेशी ताकतों से मिलकर हांगकांग, दुबई, सिंगापुर, पाकिस्तान, इन तमाम देशों के सक्रिय गैंगों से, सदस्यों से संपर्क वो साध रहा था। धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ता जाता है और इधर मुंबई में पुलिस बड़ा परेशान रहती है। इसी बीच एक खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम को मुंबई ब्लास्ट करने के लिए ऑफर दिया जाता है और दाऊद इब्राहिम इसे स्वीकार कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि AK-56 जो बाहर से भारत लाई गई थी, वो गुजरात तट के रास्ते मुंबई की रोड से होते हुए मुंबई पहुंचाई गई थी और इस काम को बखूबी अंजाम दिया था अब्दुल लतीफ के आदमी लोगों ने। अब्दुल लतीफ कौन? अब्दुल लतीफ गुजरात का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ा डॉन, जो देखते देखते गुजरात की नहीं पूरे इंडिया का टॉप डॉन हो गया था। वो माना जाता है कि एक बार ऐसा कहा जाता है अंडरवर्ल्ड हलकों में कि दाऊद इब्राहिम में अब्दुल लतीफ में पहले दुश्मनी बहुत थी, यानी दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ दोनों लोगों का सामान स्मगल वाला गुजरात के तट के रास्ते डॉक के जरिए आता था और अब्दुल लतीफ पूरा हथिया लेता था। तो दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि अगर अब्दुल लतीफ को ना मिलाया गया तो निश्चित रूप से मेरा भारी नुकसान होगा। अंततः अब्दुल लतीफ से वो हाथ मिलाता है और अब्दुल लतीफ को भी साथ बुलवा लेता है पाकिस्तान। पहले बहुत बार अब्दुल लतीफ को ऑफर देता है पाकिस्तान आने का, लेकिन अब्दुल लतीफ हर बार कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता है। लेकिन अंततः कुछ खास अब्दुल लतीफ के लोगों द्वारा जब दाऊद इब्राहिम कहलवाता है तो अब्दुल लतीफ मान जाता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो वहीं से गुजरात में, मुंबई में सभी कार्यों का निर्वहन कर रहा था और अपने काम को, अपने गैंग को अंजाम दे रहा था। बात कर रहा हूं 1993 मुंबई बम ब्लास्ट की, जो AK-56 AK-47 आई थी, जो बाहर से पाकिस्तान के मुल्क से के द्वारा पानी के जरिए, जो समुद्र के जरिए आई थी, वो गुजरात तट पे आई थी। अब गुजरात तट से अब्दुल लतीफ के आदमी, क्योंकि गुजरात में बगैर अब्दुल लतीफ की मर्जी के कोई काम किसी का हो नहीं पाता था, ये रुतबा था अब्दुल लतीफ का उस समय गुजरात में। गुजरात का अगर कोई डॉन नंबर 1 कहलाता था तो उस समय अब्दुल लतीफ कहलाता था। और अब्दुल लतीफ के गुर्गे लोग मुंबई के रास्ते बाई रोड वो पहुंचाते हैं AK-56 मुंबई में, और इस काम में 2 लोगों को शामिल किया जाता है अंजाम, इस काम को अंजाम देने के लिए। एक अबू सलीम और दूसरा होता है सत्या। इन दोनों को बाकायदा समझाया जाता है कि ये काम करना है और अंततः 1993 का वो काला दिन आ जाता है। दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे लोग, उसके गैंग के लोग 11 जगह सीरियल ब्लास्ट करते हैं और हजारों लोग जख्मी होते हैं, मारे जाते हैं। मुंबई पुलिस जब तक हरकत में आती है और उसके गैंग को पकड़ना चाहती है, लेकिन तब तक उसके गैंग के कुछ खास सदस्य लोग भी बाहर निकल जाते हैं और मुंबई पुलिस तब से लेके अब तक दाऊद इब्राहिम सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी कहलाता है। लेकिन मुंबई पुलिस की हसरत अभी दिल में ही रह गई, क्योंकि मुंबई पुलिस कभी दाऊद इब्राहिम के खास लोगों को पकड़ पाने में असफल रही और दाऊद तो खैर उनके शिकंजे से बहुत दूर निकल गया। आज भी इंडियन गवर्नमेंट को दाऊद इब्राहिम की तलाश है, पाने की हसरत है। मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन मोस्ट वांटेड अपराधी इंडिया का अगर कहलाता है दाऊद इब्राहिम, लेकिन उसे पकड़ना या गिरफ्तार करना ऐसा तो लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा असंभव है। तो इस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए, लोगों को मारते हुए और साथी को इकट्ठा करते हुए दाऊद इब्राहिम इंडिया का सबसे बड़ा मोस्ट
नंबर वन, डॉन नंबर वन बन गया।